लास्ट पार्ट में हमने देखा था कोइची का एक्सीडेंट हो जाता है और वहीं की वहीं उसकी डेथ हो जाती है। ओमी को एक सेकंड के लिए विश्वास ही नहीं हो रहा था, कोइची के मुंह से खून बह जा रहा था। तभी पीछे से वो ट्रक ड्राइवर आता है जिसने वो एक्सीडेंट किया था। कोइची की ऐसी हालत देखकर वो वहां से भाग जाता है। इससे पहले कि ओमी कुछ समझ पाता, कोइची की आंखें खुल जाती हैं। ओमी को विश्वास नहीं हो रहा था कि कोइची अभी भी जिंदा है। कोइची होश में आते ही कहता है, मेरे मुंह से इतना सारा खून क्यों निकल रहा है? ओमी उससे पूछता है, क्या तुम्हें तकलीफ नहीं हो रही? तुम अभी एक ट्रक से टकरा गए थे। तुम यहीं रुको, मैं एम्बुलेंस को बुलाता हूँ। तभी कोइची कहता है, पर क्यों? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैंने एक बार टीवी में देखा था, बहुत सारे लोग छोटी छोटी बातों के लिए एम्बुलेंस को फोन कर देते हैं। मैं तो तुम्हें बिल्कुल स्ट्रांग दिख रहा हूँ ना, एम्बुलेंस को बुलाने की कोई जरूरत नहीं। ऐसा करना बहुत एम्बैरेसिंग होगा। ये कहकर कोइची खड़ा हो जाता है, पर उसकी गर्दन थोड़ी टेढ़ी हो गई थी। वो अपनी गर्दन सीधी करता है और ओमी से कहता है, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी ओमी कहता है, तुम्हारा पैर भी टेढ़ा हो गया है। कोइची ओमी से कहता है, तुम एक डॉक्टर के बेटे हो ना, क्या तुम प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दोगे? ओमी उसके पैर को ट्विस्ट करने में हेल्प करता है और अब कोइची चल सकता था। कोइची ओमी से कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए, काफी जोर से बारिश हो रही है, तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। तभी ओमी उसे रोक लेता है। वो उसकी गर्दन पर हाथ रखता है तो उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ गई थी। अब वो उसकी शर्ट खोलकर उसकी सांसें सुनने की भी कोशिश करता है तो कोइची सांस भी नहीं ले रहा था। वो तुरंत कोइची को उसके दोस्तों के पास लेकर पहुंचता है और उन्हें बताता है कि किस तरह कोइची की एक एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है, पर वो अभी भी लोगों को दिख सकता है। हाशिमोतो को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो ओमी से कहती है, तुम भी मजाक कर लेते हो, वो भी इस तरीके का घटिया मजाक। ओमी कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा। तभी कोइची भी कहता है, हाँ, वो कभी भी जोक्स नहीं मारते, वो तो कूल और क्यूट टाइप के हैं। ओमी कहता है, कोइची अभी भी जिंदा है, पर उसका दिल नहीं धड़क रहा, ना ही वो सांसें ले रहा और उसकी पूरी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है। तभी हाशिमोतो कहती है, क्या मैं तुम्हें टच कर सकती हूँ कोइची? मैं बस चेक करना चाहती हूँ कि क्या तुम्हारा दिल सच में नहीं धड़क रहा। कोइची ओमी से पूछता है, क्या मैं उसे टच करने दूं? तो ओमी कहता है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? पर अगर उसे तुम टच करने दोगे तो उसे हमारी बातों पर विश्वास हो जाएगा। कोइची कहता है, ठीक है, अगर तुम कहते हो तो मैं उसे टच करने देता हूँ। हाशिमोतो उसे टच करती है और कहती है, तुम्हारी धड़कनें तो सच में नहीं चल रही हैं। अब वो अपने क्लास के हेड से भी कहती है, तुम भी उसकी धड़कनें सुनकर देखो। क्लास हेड भी सुनता है तो उसे भी कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। क्लास हेड कहता है, शायद हमें उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, तुम्हारे फादर तो डॉक्टर है ना। ओमी कहता है, मैं उसे हॉस्पिटल जरूर ले जाता, पर मेरे फादर को मनी और फेम सबसे ज्यादा पसंद है। अगर उन्हें कोइची की रियलिटी के बारे में पता चला कि वो एक लिविंग कॉर्प्स बन चुका है तो वो ये खबर मीडिया में फैला देंगे और फिर पता नहीं उसे कहाँ भेज दिया जाएगा और कोइची के साथ क्या क्या किया जाएगा। क्लास हेड कहता है, पर ये खबर तो वैसे भी फैलेगी ना, क्या उस ट्रक ड्राइवर ने पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया? ओमी कहता है, ट्रक ड्राइवर वहां से भाग चुका था और कोइची के खून के निशान बारिश की वजह से वहां से हट चुके हैं। सिर्फ एक ही तरीका है, अगर हमें कोइची को इस दुनिया से बचाना है तो हमें अपनी जिंदगी पहले की तरह ही जीनी है। कुछ भी नहीं बदला है, कोइची जिंदा है, बस उसकी बॉडी पहले से बहुत ठंडी हो गई है। शायद हम ये बात अपने क्लासमेट से नहीं छुपा पाएंगे, इसलिए हमें धीरे धीरे उन लोगों को सच बताना होगा। इससे पहले कि उन्हें खुद पता चले, हम कोइची की करंट सिचुएशन के बारे में उन्हें बता देंगे। क्लास हेड कहता है, ये बेवकूफ़ी होगी, सारे क्लासमेट्स कोइची की सिचुएशन को कैसे एक्सेप्ट करेंगे? ओमी कहता है, ये सिचुएशन तो शुरुआत से ही क्रेजी है, हमें कैसे भी क्लासमेट्स का भरोसा पाना होगा, वरना कोइची को एक कॉर्प्स की तरह हॉस्पिटल में डाल दिया जाएगा और फिर कुछ डॉक्टर्स मिलकर उसका पोस्टमार्टम भी कर देंगे। तुम ये तो नहीं चाहोगे ना कि तुम्हारे क्लासमेट के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं? क्लास हेड कहता है, ठीक है, फिर हम क्लासमेट से बातें करते हैं। हाशिमोतो कहती है, हाँ, मुझे लगता है सब कुछ ठीक रहेगा, वो हमारी बात को समझेंगे। क्लास हेड और हाशिमोतो दोनों मिलकर अपने ओवागा टीचर को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। वो दोनों मिलकर अपने टीचर से कहते हैं कि वो उनकी क्लास की शुरुआत का 1 घंटा चाहते हैं, क्योंकि वो अपने क्लासमेट से कुछ डिस्कस करना चाहते हैं। क्लास में बॉयज और गर्ल्स के बीच कुछ प्रॉब्लम चल रही है जिससे रिलेटेड वो बातें करना चाहते हैं। उनके टीचर पहले तो इस बात से मना करते हैं, पर तभी वहाँ एक और टीचर आता है, तमाकी सेंसेई, जो स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। उसके कहने पर ओवागा उन लोगों को अपनी क्लास का 1 घंटा दे देता है। उसी वक्त ओमी कोइची की वाउंड्स को चेक कर रहा था। कोइची की बॉडी तो ठंडी हो चुकी थी, पर उसके वाउंड्स वैसे के वैसे ही थे। कोइची उससे कहता है, मुझे खुशी है कि तुम एक डॉक्टर के बेटे हो। कोइची की लेफ्ट थाई पर एक बहुत बड़ा कट का निशान था। क्लासमेट्स कोइची की रियलिटी को एक्सेप्ट कर सकें, इसलिए ओमी उन सबके सामने ही उसके कट के निशान पर टाँके लगाता है।
और आखिरकार उसके क्लासमेट्स ने कोइची को एक्सेप्ट कर लिया था। चारों दोस्त बैठे आपस में बातें कर रहे थे। तभी हाशिमोतो कहती है, आज सुमी चैन एब्सेंट है, वरना इस बारे में उसे काफी ज्यादा जानकारी है, घोस्ट और ज़ॉम्बी से रिलेटेड। ये सुनने के बाद ओमी कोइची से कहता है, तुम चिंता मत करो, तुम कोई ज़ॉम्बी नहीं हो। ये कहकर ओमी मन में सोचने लगता है, कोइची का ब्रेन जरूर डेड हो चुका है, पर वो कोई ज़ॉम्बी नहीं है। पर उसकी बॉडी ठंडी पड़ चुकी है, तो क्या समय के साथ उसकी बॉडी सड़ने लगेगी? ये बात ओमी को बहुत ज्यादा तंग कर रही थी, इसलिए वो कोइची को हॉस्पिटल ले जाने का सोचता है। वो कोइची को अपने फादर की हॉस्पिटल लेकर आता है। पहले वहाँ की रिसेप्शनिस्ट उन्हें वेट करने के लिए कहती है, पर ओमी कहता है, कह देना कि ओमी मित्सुरु आया हुआ है। रिसेप्शनिस्ट कहती है, तो आप डायरेक्टर के बेटे हैं, मैं अभी आपकी मीटिंग फिक्स करवाती हूँ। तभी ओमी के फादर वहाँ से होकर गुजरते हैं। वो ओमी की तरफ देखते भी हैं, पर उससे कोई बात नहीं करते। कोइची ओमी से कहता है, क्या वो तुम्हारे फादर थे? ओमी कहता है, हाँ, तुम्हें कैसे पता चला? तो कोइची कहता है, तुम बिल्कुल उनके जैसे ही दिखते हो। अब वो ओमी से पूछता है, तुमने डॉक्टर कासुमी से मिलने के लिए कहा है, क्या तुम उन्हें पहले से जानते हो? तुम अक्सर यहाँ आते जाते रहते होंगे। ओमी कहता है, नहीं, आज मैं उनसे पहली बार मिलने वाला हूँ। अब रिसेप्शनिस्ट उन दोनों को डॉक्टर कासुमी से मिलने के लिए कहती है। डॉक्टर कासुमी कोइची का चेकअप करती हैं। बैकग्राउंड में ओमी कह रहा था, मुझे फिलहाल इन डॉक्टर कासुमी पर ही विश्वास करना होगा, क्योंकि मेरे डैड यानी कि हॉस्पिटल के डायरेक्टर का इनके साथ अफेयर चल रहा है, जिस बारे में सिर्फ मैं जानता हूँ, और ये लोग नहीं चाहेंगे कि पूरे हॉस्पिटल को इन दोनों के अफेयर के बारे में पता चल जाए। मुझे पता है ये तरीका गलत है, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। इसी तरीके से मैं कोइची का सीक्रेटली मेडिकल एग्जामिनेशन करवा सकूंगा और किसी को पता भी नहीं चलेगा। कासुमी अच्छे से कोइची का चेकअप करती है, क्योंकि कोइची एक कॉर्प्स था तो उसका ब्लड निकालना भी आसान नहीं था। उसके ब्लड की क्लॉटिंग हो चुकी थी। अब कासुमी कोइची का सिंपल एक्सरे भी करती हैं। एक्सरे में भी कुछ निकल कर नहीं आता। उसकी काफी सारी हड्डियां टूटी हुई थी, जिसे देखने के बाद कासुमी कहती है, ये तो अनबिलीवेबल है, इसकी एक तरफ की सारी रिब्स टूटी हुई हैं, इसकी इंजरीज बहुत ज्यादा हैं, ये सच में एक जिंदा डेड बॉडी की तरह है, और इसके लेग पर ये कट का निशान है, इस पर टाँके किसने लगाए? ओमी कहता है, ये मैंने लगाए थे। तो कासुमी उससे पूछती है, क्या तुम डॉक्टर बनना चाहते हो? ओमी कहता है, नहीं, मैं डॉक्टर नहीं बनना चाहता, क्योंकि डॉक्टर बनने के बाद हमारी फैमिली खुश नहीं रह पाती। अब वो कासुमी से पूछता है, मुझे सिर्फ इतना बताइए कि उसकी बॉडी डिकम्पोज तो नहीं होगी। कासुमी कहती है, एक नॉर्मल कॉर्प्स तो सच में अब तक सड़ने लगती, लेकिन कोइची के केस में सब कुछ बहुत अलग है। ये एक कॉर्प्स ही है, बस शायद इसकी कॉर्प्स कुछ समय चाहती है। कोइची अभी जिस स्टेट में है, उस स्टेट को एक स्टेशनरी स्टेट कहा जा सकता है। मुझे विश्वास नहीं था कि मैं कभी ऐसा भी कहूंगी, पर मैंने अपनी साइंस की इतनी सारी पढ़ाई में ये सब पहली बार देखा है। ओमी, क्या तुम्हें कोइची से डर नहीं लगता? ओमी कहता है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसा कहकर वो कोइची को वहां से लेकर चला जाता है और मन में सोचने लगता है, ये कैसा डिस्गस्टिंग क्वेश्चन था, मुझे क्यों कोइची से डर लगेगा? वो जिंदा हो या ना हो, मुझे उससे डर नहीं लगता। ऐसा कहकर वो कोइची का हाथ पकड़ लेता है। कोइची उससे कहता है, तुम्हें एक डॉक्टर होना चाहिए था, तुम एक डॉक्टर की तरह बहुत काम हो और स्किलफुल भी हो। बहुत सारे लोग ऐसे डॉक्टर्स चाहते हैं जो अनफ्रेंडली हो और कोल्ड हो, बिल्कुल तुम्हारी तरह। ओमी कहता है, सॉरी, मैं बहुत अनफ्रेंडली और कोल्ड हूँ। ये सुनकर कोइची कहता है, मेरे कहने का वो मतलब नहीं था। ओमी सोचने लगता है, शायद कभी कभी मुझे तुमसे डर लगता है कोइची। इसी तरह अब समर का समय आ चुका था। कोइची की रिक्वेस्ट करने पर ओमी और कोइची साथ मिलकर समुद्र के किनारे कैंपिंग के लिए आते हैं। ओमी सोचने लगता है, इस कैंपिंग पर आने के लिए हाफ मुझे इनवाइट किया गया था और हाफ मुझे कोइची ने फोर्स किया था। ये 2 दिन और 1 नाइट की ट्रिप होने वाली थी। कोइची ओमी को जबरदस्ती अब माउंटेन की तरफ ले जाता है और वो उससे कहता है, हम वहाँ तक पैदल ही जाएंगे। वो दोनों साथ में चल रहे थे। तभी कोइची कहता है, हम अक्सर इस तरह कैंपिंग के लिए कार से आते हैं, पहली बार हम पैदल आए हैं और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तभी कोइची पानी पीने लगता है और ओमी की नज़र बस उसकी तरफ ही थी। ये पहली बार था जब ओमी को रियलाइज हुआ था कि उसे कोइची के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। कोइची उससे पानी पीने के लिए पूछता है, पर ओमी मना कर देता है। अब कोइची उससे कहता है, हमें समुद्र किनारे चलना चाहिए। ओमी मन में सोच रहा था, उस वक्त मैं अच्छे से जान चुका था कि मेरी फीलिंग्स कोइची के लिए क्या है। चलते चलते अचानक ओमी को पसीना आने लगता है। कोइची अपनी हैट उतार कर उसे दे देता है और उससे कहता है कि तुम पर ज्यादा अच्छी लग रही है। ओमी सोचने लगता है, बचपन से मैं हमेशा खुद से पूछता था कि आखिरकार मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट क्यों नहीं है, स्पेशली सेक्सुअली। पर मुझे लगने लगा था कि मुझे केवल लड़कियां ही नहीं बल्कि मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है।
पर अब मुझे धीरे धीरे सब कुछ समझ आ रहा था। मैं एक ऐसा मैन हूँ जो मैन को ही पसंद करता है। जब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं कोइची को उस तरीके से पसंद करने लगा हूँ तो मुझे एक डर सा लग रहा था। डर इस बात का कि कहीं अगर मैं ये बात कोइची को बताऊंगा तो कोइची के लिए ये बात गिल्ट तो नहीं बन जाएगी। जब मैं उसे बताऊंगा कि मैं एक गे हूँ तो उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऑफ कोर्स वो जानता है कि आजकल सबके पास अपने राइट्स होते हैं। तभी वो एज्यूम करने लगता है। कोइची उसके पास आकर बैठता है और कोइची अचानक उसे कह देता है, सॉरी मिर्चान, पर मैं तुम्हारी फीलिंग्स रिटर्न नहीं कर सकता। ये सपना देखकर वो खुद से कहता है, यही रीज़न है जो मैं कोइची को कुछ नहीं बताना चाहता। ऐसा नहीं है कि मैं हार्ट ब्रोकन हो जाऊंगा, बल्कि मैं एक अपना बहुत अच्छा दोस्त भी खो दूंगा। घर और स्कूल में कोइची के साथ रहकर मैं कैसे भी अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल कर लेता हूँ, पर आज बात कुछ अलग है। हम दोनों साथ में आज की रात एक ही टेंट में रहने वाले हैं। ओमी ये सारी बातें सोच ही रहा था, तभी अचानक बहुत जोर जोर से बारिश होने लगती है। ओमी और कोइची अपने टेंट में पहुंच जाते हैं। कोइची ने काफ़ी कुछ प्लान किया था कि वो साथ में खेलने के लिए जाएंगे, क्रैकर्स जलाएंगे, पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाता। ये सब सोचकर कोइची को गिल्टी फील हो रहा था। वो ओमी से कहता है, मुझे माफ़ कर दो ओमी। ओमी कहता है, कोई बात नहीं, बारिश हो रही है पर इसमें तुम्हारी गलती थोड़े ना है। ओमी दूसरी तरफ मुंह करके लेट जाता है क्योंकि कोइची उसके बहुत नज़दीक था और वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। पर कोइची इस बात का कोई और ही मतलब समझ लेता है और वो ओमी से कहता है, मुझे पता है कि तुम शुरुआत से ही यहाँ नहीं आना चाहते थे। मेरे ज़बरदस्ती करने पर तुम यहाँ आए, इसलिए तुम बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहे। ओमी कहता है, मैं कह चुका हूँ ना, ऐसा कुछ नहीं है। अब कोइची गुस्से में कहता है, ऐसा ही है। अब ओमी उठकर बैठ जाता है। कोइची उससे कहता है, चाहे शॉपिंग की बात हो, कैरियोके की बात हो या गेम्स खेलने की बात हो, हमेशा मैं ही अकेला हूँ जो एंजॉय करता हूँ। मैं तुम्हें जबरदस्ती फोर्स करता हूँ ना हर चीज के लिए। तुम अकेले ही रहना चाहते हो, मैं समझ गया हूँ, पर तुम कभी कभी ऐसे क्यों दिखाते हो जैसे मैं तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त हूँ। तुम मेरी फीलिंग्स के बारे में क्यों नहीं सोचते? अगर तुम्हें अकेला ही रहना है तो प्लीज ये सब करना बंद करो, ये सब मुझे फ्रस्ट्रेट कर रहा है। तभी कोइची देखता है कि ओमी की आंखों में आंसू आ गए थे। कोइची एकदम चुप हो जाता है। वो ओमी की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है पर ओमी वहां से भाग जाता है। ओमी एक अकेली जगह पर आकर रोने लगता है। तभी पीछे से कोइची भी वहां आता है। ओमी उससे कहता है, दूर रहो मुझसे, मेरे नजदीक मत आना। तुम अचानक से इस तरह क्यों चिल्ला रहे थे? तुम हमेशा ऐसी बातें क्यों बोलते हो? ऐसा नहीं है कि मैं कैंपिंग के लिए नहीं आना चाहता था। मैं वो सब कुछ करना चाहता था जिससे तुम्हें खुशी मिले, बस तुम कभी मुझे रिजेक्ट ना करो। कोइची उससे कहता है, तुम सच कह रहे हो? मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ मिर्चान। क्या तुम मुझे अपना वो स्पेशल वन बनने दोगे? ओमी उससे पूछता है, तुम झूठ कह रहे हो ना? कोइची कहता है, मैं झूठ नहीं कह रहा। क्या मैं तुम्हारा वो स्पेशल वन बन सकता हूँ? ओमी उससे कहता है, तुम ऑलरेडी मेरे स्पेशल वन हो। कोइची कहता है, इसका मतलब हम दोनों की फीलिंग्स सेम है। ऐसा कहकर वो ओमी के नजदीक जाता है और उसे किस कर लेता है। कुछ टाइम तक एक दूसरे को किस करने के बाद वो दोनों अलग होते हैं और बैठकर हंसने लगते हैं। ओमी कहता है, मैं आज सच में कोइची से बहुत ज़्यादा डर ही गया था। मुझे लग रहा था कि कहीं कोइची मुझसे ये ना कहे कि वो अब मुझसे हमेशा नफरत करता है। ये बात सोचकर ही मुझे डर लग रहा था, पर अब सब कुछ ठीक है। ओके गाइस, तो एपिसोड 3 यहीं ख़त्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी ही शेयर करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।